तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे हैदराबाद, जहां पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। तेलंगाना बनाने के लिए क्या क्या नहीं हुआ पार्लियामेंट में, लेकिन बनने के बाद क्या बेहाल किया है, भ्रष्टाचार किया है, बेरोजगारी फैलाई है। ये बेहाली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये भगोड़ा राष्ट्रीय समिति, भगोड़ा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भागने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। जनता पूछेगी क्या किया है। कहा था दलित सीएम देंगे, दलित बंधु फॉर एससी 10-10 लाख रुपए की बात कही थी, कहां है। 3 एकड़ पर दलित फैमिली कहा था नहीं कहा था, मिल गया क्या, दिया क्या। फ्री फर्टिलाइजर देने की बात कही थी, दिए क्या। एक परिवार एक नौकरी, अरे अपने परिवार को छोड़ के किसी को नौकरी दी क्या। अपने परिवार के तो सभी को रोजगार दे दिया, बाकी किसी को दिया नहीं। यही नहीं, 2 कमरों का मकान तो छोड़िए साहब, अगर ये मोदी जी ने 2,15,000 पक्के मकान अर्बन हाउसेज नहीं दिए होते तो आज तेलंगाना में जो वायदे थे कहां जाते केसीआर जी के। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनना था, बन गए क्या हर जिले में, बने क्या, कहां बने। जनता बार बार सवाल पूछती है, और आप जर्नलिस्ट के लिए भी शायद घर थे फ्री में कि नहीं थे, कभी बुलाया नहीं किसी ने नए मकान में चाय पीने के लिए। भाई ये कहां गए सारे वायदे जो इनके थे। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल और खड़ा होता है, युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देना था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 3,116 रुपए यही था पर मंथ, क्या ब्याज समेत केसीआर पैसा देंगे। क्या ब्याज समेत तेलंगाना की सरकार तेलंगाना के युवाओं से किए हुए वायदे को पूरा करेगी। इस सवाल का जवाब चाहिए, क्या दलितों के किए हुए वायदे पूरे करेगी। और जो कहते थे पकड़ के क्या करना सिर को, याद है कि नहीं याद है, कहा था अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो सिर को फाड़ देना। तो ये फार्म हाउस में आके करना है कि बाहर करना है, ये तो जनता पूछेगी इनसे सवाल, क्योंकि सारे विषय आएंगे। और इसके साथ साथ एक सवाल युवाओं का एक खड़ा होता है, अगर साथ लगते कर्नाटक के राज्य में इतनी स्टार्टअप्स बनकर तैयार हो जाती हैं तो यहां पर क्यों नहीं। वहां पर रिकॉर्ड एफडीआई आती है या वहां पे इन्वेस्टमेंट 1,60,000 करोड़ की बात की जाती है, तो यहां पे केवल 12,000 करोड़ तेलंगाना में क्यों आता है। क्या यहां के भ्रष्टाचार के कारण, यहां के परिवारवाद के कारण, यहां की नीतियों के कारण क्या ये रुकावटें लगी हुई हैं। और यही नहीं, पुणे जैसा शहर भी अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आता है तो हमारे तेलंगाना में क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर तो मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम करप्शन हो रहा है। इसी के कारण जितना निवेश तेलंगाना में आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। और अगर बेंगलुरु में 40 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स हो सकती हैं तो हमारे यहां पर क्या है। क्यों लगातार इनके राज्य में तेलंगाना पिछड़ रहा है।
ना नए युवाओं को अपनी स्टार्टअप, ना यूनिकॉर्न बनाने का मौका, ना उनको बेरोजगारी भत्ता, ना नया निवेश करने का अवसर मिल रहा है। दूसरा, मैं मोदी जी के बारे में जरूर कुछ कहना चाहता हूं। हमने क्या किया है? हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लाखों करोड़ रुपया तेलंगाना के विकास के लिए खर्च किया है। रेलवे की ही बात करूं तो 31,281 करोड़ रुपया, 31,281 करोड़ रुपीस, 2,495 किलोमीटर्स की रेलवे लाइन के लिए। और यही नहीं, ये 165% ज्यादा है, लगभग 1.5 गुना से ज्यादा हमने खर्च किया है। और अगर मैं सड़कों की बात करूं तो 1,05,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे पे, केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अलग है, नेशनल हाईवे के ऊपर केवल ये हमारी सरकार ने यहां के लिए एलोकेट किए हैं। 5,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे तेलंगाना के लिए, और 2.25 लाख, अगर मैं गरीबों की बात करूं साथ ही साथ, तो 2.25 लाख पक्के मकान, अर्बन हाउसेस हमने तेलंगाना के लिए जहां पे दिए हैं। वहीं पर स्वच्छ भारत के अंतर्गत 30 लाख शौचालय बनाकर दिए हैं। 11.5 लाख एलपीजी के सिलेंडर गरीबों को तेलंगाना में मोदी सरकार ने दिए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 25 लाख मीट्रिक टन अनाज, राइस, 9,000 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी हमने तेलंगाना के अपने भाई और बहनों को मोदी सरकार ने दिया। एमएसपी किसानों को 95,000 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों में, 95,000 करोड़ रुपए दिया है। और यही नहीं, 26,640 ये एमएसपी वैल्यू जो ट्रांसफर 9 गुना ज्यादा, पहले 3400 करोड़ रुपया उसी समय के दौरान हुआ था, तो हमने अब लगभग 9 गुना ज्यादा 26,640 करोड़ रुपया यहां पर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि का 7,500 करोड़ रुपया 40 लाख किसानों को मोदी सरकार ने दिया। और वहीं पर मनरेगा में विकास के लिए गरीबों की दिहाड़ी भी लगे, काम भी मिले, और तेलंगाना का विकास हो तो मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया उसके लिए भी दिया है। इसी तरह से ही हमारे गरीब रेडी वाले, फड़ी वाले, टी स्टॉल वाले, बाकी सब ऐसे 4,55,000 लोगों को 561 करोड़ रुपया स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत दिया गया है। हमने तेलंगाना के साथ, तेलंगाना के विकास के लिए, तेलंगाना के अपने भाई और बहनों के लिए मोदी सरकार ने दिल खोल कर दिया है। लेकिन यहां की सरकार ने उतना ही दिल छोटा करके अपने बजट में प्रावधान नहीं किया है। हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं लेकिन यहां से रिपोर्ट नहीं आती। हम नेशनल हाईवेज देना चाहते हैं, यहां पर लैंड एक्विजिशन नहीं होती। हम रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लेकिन यहां पर रुकावटें पैदा होती हैं। अरे यहां के युवाओं को नौकरी देना तो दूर, यहां की सरकार नोटिफिकेशन ऐसी करती है कि बार बार कोर्ट जाना पड़ता है और कभी नौकरी मिलती नहीं है। ये कौन सी टेक्निक है? इस राज्य से सीखनी पड़ेगी और ये खराब है जी। आप केंद्र को प्रोजेक्ट नहीं बनाकर दोगे और फिर कहोगे मिले नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं दोगे क्योंकि गलत नोटिफिकेशन करोगे, तो कितना गुमराह जनता को करोगे? जनता गुमराह नहीं होगी, ये बेहाल करने वाली, बेरोजगारी फैलाने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली बीआरएस को भगौड़ा करने का काम करेगी, बाहर करने का काम करेगी। अनुराग जी, अपने युवाओं की आपको क्या लगता है कि प्रदेश का युवा आप बीजेपी के साथ है, और अगर है तो बीजेपी के पास युवाओं के लिए क्या रोल है? आप देखिए पूरे देश भर में हमने जो किया है,
जहां एक और इस बार के बजट में 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोदी सरकार आज तक का रिकॉर्ड खर्चा करने जा रही, 33% की वृद्धि है। 2.5 लाख 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए बजट में प्रावधान किया, 9 गुना ज्यादा है। 79,000 करोड़ रुपीस 79,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 66% ज्यादा किया है। अब ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब ये खर्च होगा सरकार की ओर से तो इससे उतने रोजगार उत्पन्न होंगे, उतनी सुविधाएं मिलेगी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और ये देश भर में होगा तो तेलंगाना में भी होगा। इसी तरह से स्टार्टअप्स के लिए हमने जो किया है, आपको इनकम टैक्स बेनिफिट दिए, लॉस बुकिंग का प्रावधान दिया, लॉस फॉरवर्ड करने का प्रावधान दिया और नए रोजगार खड़े करने के लिए 2 काम। एक एमएसएमई में 2 लाख करोड़ रुपया बैंकों से प्रावधान इस बार होगा क्रेडिट की तरफ से कम ब्याज पर, ताकि युवा रोजगार को और एमएसएमई सेक्टर बढ़ा सके। दूसरा, लाखों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का काम मोदी सरकार के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ये फ्यूचर वर्क्स के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम 47 लाख युवाओं को मोदी सरकार कर रही है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने जा रही है, तेलंगाना में भी खुलेगा। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोलने जा रही है। 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने जा रहे हैं। इन सब का लाभ मेरे तेलंगाना को भी यहां पर मिलेगा, मेरे युवाओं को, साथियों को यहां पर मिलेगा। सर, टीआरएस पार्टी जो बीआरएस में तब्दील हुई है, नेशनल पॉलिटिक्स में अपने को देख रही है, उसका किसी भी स्टेट में एक सीट नहीं है और अलग अलग जैसे महाराष्ट्र से पदाधिकारी, नेशनल पदाधिकारी चुन के ये लोग अपॉइंट कर रहे हैं। आपको क्योंकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी से बहुत दिनों से जुड़े हैं, आपकी दूसरी पीढ़ी है, तो आप कैसे देखते हैं कि बीआरएस को नेशनल पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं? क्या ये सफल हो पाएगी? पहले तो अपनी यहां जमीन बचाने की सोचे। जहां वायदे किए थे तो लोग कहते हैं क्या हुआ तेरा वादा, ना पूरा ना आधा। केसीआर, क्या हुआ तेरा वादा? लोग पूछते हैं जी, तो वायदे किए लेकिन पूरे नहीं किए। मंत्री जी, एक के बारे लालू जी, आपने बेरोजगारी के केंद्र सरकार मैं अपने अध्यक्ष जी से पूछ रहा था, इनका प्रेसिडेंट कौन है भाई? कोई है बीआरएस का प्रेसिडेंट? जब भागना ही है, वायदे पूरे नहीं करने, तो प्रेसिडेंट बना के क्या करना है? केंद्र सरकार, हाँ पूछिए, इंट्रोड्यूस करके जरा आपका नाम और आपका बीजेपी। मेरा नाम राज रेड्डी। कैमरा से जरा पूछिए जी, पूछिए सर। केंद्र सरकार फेल्यूर पूछे तो लिखकर केस में डाल दिया, बोला किसने? कविता जी। केंद्र सरकार फेल्यूर पूछे तो मेरे साथ लिखकर केस डाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। कविता जी को लिखकर केस में फंसाया गया है, वो पूछ रहे हैं। भाई जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, मामला कोर्ट में, इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं किया जाता। जांच चल रही है, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो कानून के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपने बेरोजगारी की बात, राहुल गांधी की पीसी हुई है और वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत सारे सीखने को मिला, और मैं शामिल हूँ टाइम्स नाउ से। और सर, ये जो गाली पॉलिटिक्स पे आपका क्या कहना है? पहले कांग्रेस कह रही थी कि मोदी तरीका नहीं, अभी आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि मोदी मर गया, ये चांस सुनाई दिए दिल्ली में। इस पे आपका क्या कहना है सर, गाली पॉलिटिक्स पे और राहुल गांधी के? मोदी जी लोगों के दिलों में बसते हैं। 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है और 140 करोड़ भारतीयों ने पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार नहीं 2 बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और मोदी जी ने कोविड-19 पेंडेमिक के समय दुनिया की बड़ी बड़ी अखबारें, चैनल्स और जो भी प्रोपेगेंडा करते थे, नेताओं से लेकर देश के नेताओं तक भी, जो प्रश्नचिन्ह खड़ा करते थे वैक्सीन के ऊपर, जो प्रश्नचिन्ह खड़ा करते थे अर्थव्यवस्था के ऊपर, मोदी जी के नेतृत्व ने करके दिखाया
कि महामारी से भी बचाया, भूखमरी से भी बचाया और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ही नहीं 1 नंबर पर लाकर भी दिखाया। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाई। और जो लोग ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, लोग उनको उनका स्थान दिखाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में कमल खिलता रहा है, आगे भी कमल ही खिलेगा। आज सीबीआई क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल कर रही है और इसी की वजह से आज हमने दिल्ली में भी प्रोटेस्ट देखा और वहाँ पे काफी आम आदमी पार्टी काफी इसको विरोध में है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कुछ लोगों ने जांच में सहयोग करने की बजाय मीडिया में हल्ला ज्यादा करते हैं। किस बात का डर सता रहा है? क्या ऐसा किया है? क्या किया है? अगर कुछ नहीं किया तो डरना क्यों? अगर किया है तो फिर आप सबको कहने से भी कुछ नहीं होगा। हमारे पास कविता जी ने कल एक आरोप लगाया है कि अडानी मुद्दे पर क्यों आप लोग मौन है, मोदी जी क्यों मुने? सारी संस्थाओं ने सब कुछ अपनी तरफ से कह दिया, वित्त मंत्री ने कह दिया, डिमांड है, सब कुछ कह दिया साहब। उस पे हमें उस पे सब कुछ कह चुके हैं। डर है जेपीसी डालने के लिए? मैंने कहा उस पे सारे बयान, सारी एजेंसीज के, सारे रेगुलेटर्स के, सबके आ चुके हैं। हमारी रेगुलेटर व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिसमें सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है। बार बार राहुल जी ने अग्निवीर के बारे में उंगली उठा रहे, आपका देश के युवा के बारे में आपका क्या संदेश है? सॉरी, अग्निवीर के बारे में राहुल जी ने बार बार उंगली उठा रहे 4 साल के बाद युवा के एक आंकड़ा 54 लाख 54 लाख युवक युवतियों ने अग्निवीर में भर्ती होने के लिए आवेदन दिए। 54 लाख। और इसके अलावा ये अपने आप में दिखाता कि युवा कैसे आना चाहते हैं। दूसरा, अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर बनने के बाद आएंगे, जब उनको पैसा कॉर्पस फंड से मिलेगा तो उसमें भी इनकम टैक्स की छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर को दी है। केंद्र के पीएसयू से लेके डिफेंस मंत्रालय से लेके होम मिनिस्ट्री ने भी अग्निवीरों की सेवाएं लेने की बात कही, राज्यों की सरकारों ने भी कही। कुछ लोग भ्रमित करने का काम करते हैं, आप उनको करने दीजिए। इस देश का युवा भ्रमित नहीं होता। देश भर आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हिमाचल में क्या सिचुएशन है सर? कैसा वो पवन में है, स्टेट कैसा निकल गया? चलिए आगे, आगे अगला सवाल। 2 करोड़ रोजगार। एक बाइट देनी है एंड में, एक बोलना मैंने कुछ एंड में अभी। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन हमसे पूछते हैं कि आपने रोजगार नहीं दिया। आप देखिए, हमने रोजगार स्वरोजगार के जितने अवसर खड़े किए, ईपीएफओ का डेटा भी कहता है, मुद्रा लोन भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट जो आई वो भी सब कहती है। सब इसी दिशा में कहते हैं कि अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, निवेश भी बढ़ रहा है। ये जो मोबाइल फोन आप और मैं पहले इंपोर्टेड लेते थे, अब मेक इन इंडिया ही मिल रहा है। पहले दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर था मोबाइल फोन का, आज दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और लार्जेस्ट, आज तक की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने का काम हमने किया है। यही नहीं, डिफेंस क्षेत्र में भारत तो आयात करने वाला सबसे बड़ा था, लेकिन 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। और अगले 3 साल में 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट का करेंगे। 75 देशों को हमने डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं। 400 आइटम आज देश भर में बनाने का काम हम करते हैं। ये कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिस HAL की फैक्ट्री को बंद करने की सपने राहुल गांधी और बयान देते थे, वहीं पर हेलीकॉप्टर बनाने का सबसे बड़ा प्लांट और बाकी इक्विपमेंट बनाने का काम मोदी सरकार ने करके दिखाया। सब इस साल के बजट में माइनॉरिटीज के लिए 3,095 करोड़ ही रखे गए, जबकि 20% किसके लिए? इस साल माइनॉरिटीज के बजट पे, सॉरी, माइनॉरिटीज के लिए बजट में 3,000। अब पूरी स्कीमों को ओवरऑल मिलाकर देखेंगे तो सब में किसी ना किसी के लिए, महिला, युवा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, सबके लिए रखा गया है। जैसे एकलव्य स्कूल, अनुसूचित जनजाति के लिए, ट्राइबल्स के लिए 740 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे।
3.5 लाख बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, 38,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। देश भर के ट्राइबल बच्चों के लिए कितना बड़ा योगदान है जी। So you talked about राष्ट्र में पूरा राज्य में कांग्रेस खत्म हुआ बोल रहा, आपके ओन स्टेट में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आप हर गए, आप जीत गए, कैसे है वहाँ पे? चलिए आगे 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। So you talked about creating artificial boost to artificial intelligence, and there are a lot of skill development in that direction. But do you think without psychology, without linguistics, giving importance to without psychology, linguistics, philosophy of mind, all these basic sciences, can you create an ecosystem of AI in this country? Why? What stops us? AI is based on certain basic sciences. They fall under both social sciences as well as the sciences. So without giving importance to those fields. So who said who's not giving importance to those fields? As of now, we see some of the textbooks that are prescribed in state universities. They are coming from right from 1950s. They have not changed the syllabus. Even UGC has not changed the syllabus. Universities are not changing syllabus. If you have some specific suggestions, we will be more than happy to look at that. Except secondly, all state universities in both Telangana and Andhra Pradesh. If you have some suggestions, I can pass it on to the education minister. No issues at all. So there is an allegation on that BJP is harmonizing the education system with the new education policy. देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ चलते हैं और आगे भी चलेंगे। सबको साथ लेके देश को आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाएंगे। महिला आरक्षण बिल क्या पास होगा इस पर? चलिए आगे, महिला आरक्षण आगे, ओबीसी जनगणना आगे। बीसी के लिए अलग मंत्रालय। Change in from the Western to Indian attitude. I think that was the evolution. Sorry. There is some kind of change taking place among the youth or the people from Western polarization, right? What is that making? was your statement. Say it again. Okay. There is a change in the country from the Western polarization, Western cultural polarization. So now if you look at some of the films certified by Film Certification Board in Hyderabad, they are more worse than Western culture. So how do you look at that? If you have some specific suggestions or some cases, you can give it to me. I can ask It is already it's an independent board who looks into the details. Ministry is not directly involved in that. It's an independent committee. But how come they are not having even the basic understanding Big of boss, what is India they- and what is its culture? How can they be? If there is ऐसा है, if there is any specific issue, because I'm not touching upon that issue. Yeah, recently they certified a film. भाई कोई भी ऐसी फिल्म होगी भाई, उस पे आपका कोई सुझाव है, आपको लगता है कुछ ऐसा, दीजिए CBFC के चेयरपर्सन को बोलेंगे। अभी आप हैदराबाद में आए हैं, यहाँ की एक पार्टी है MIM और उनके चीफ है, बहुत आपकी पार्टी और आपके प्रधानमंत्री पर बहुत आग उगलते हैं। यहाँ जो चुनाव हो रहा है, MLC का चुनाव, दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, एक कैंडिडेट। आपको भाईजान के बारे में क्या बोलना है? आप उनके शहर में हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी में हैं, तो क्या मैसेज? किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हम तो अपना काम करें देश को आगे बढ़ाने का। जिसके बोलने से आपके कैमरा या टीवी चैनल पे जगह मिलती है, उनको जगह मिलती रहे। हमें तो लोगों के दिलों में जगह बना के रखनी है और बना के रखेंगे। सर, अगर हमारा रेगुलेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो इतने सारे ऑफशोर शेल कंपनीज क्यों मशरूम हो रही है? क्या सिचुएशन? अगर किसी की भी होती, उसके ऊपर लगातार कार्रवाई बार बार की जाती है और जब कई जगह की जाती है वहां पर लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। और इसके लिए जहां जहां पे भी ऐसे आए, पहले भी बाद में भी, उस पर काम किया जाएगा। सब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो अजीब जो तहजीब है, इसके बजाय जो वेस्टर्न तहजीब की फिल्म बनाने होगा, पूरा घर में घर के खानदान के लोग नहीं देख सकते, क्या सेंसर पे आप लोग कंट्रोल नहीं करते? देखिए, जो भी बड़े पर्दे पर पिक्चर लगती है CBFC में,
उसके रीजनल यूनिट्स अपने अपने क्षेत्रों में एज पर रूल्स उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, किस कैटेगरी में वो आएगी, उसके लिए उसको सर्टिफिकेशन देने का काम करते हैं। और कभी ऐसा होगा तो उनके साथ भी उनको बोलेंगे, कभी आपके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी करें। चलिए भाई सारे वो ठीक है भाई, आपका सुझाव आ गया उसको। चलिए जी, अगर हम सत्ता में आएंगे तो 24 घंटे निःशुल्क बिजली देश भर में देंगे, केसीआर जी का कहना है। जो पहले वायदे किए उनका क्या हुआ? वो तो मैंने लिस्ट लंबी गिनाई आपको, अभी तो मैंने 6 पेज खोले नहीं उनके वायदों के, ये अगला वायदा कर दिया है। दूसरा एक बात मुझे कहनी है, ये जो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे बाहर पूछा कि राहुल गांधी जी ने चीन को लेके ये कहा वो कहा, ना आंख झुकाकर ना आंख उठाकर बात करेंगे आंख मिलाकर। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा ही नहीं, करके भी दिखाया है। ऐसा नेतृत्व दिया है कि सबके साथ प्यार के साथ चले, अपने पड़ोसी देशों की आपदा के समय पूरी मदद भी की है। किसी के ऊपर संकट आया तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भारत आगे आया है। भारत किसी जमाने में मदद लेने वाला था, आज मदद देने वालों में आकर खड़ा हुआ है मोदी जी की सरकार में। और अगर किसी ने आंखें दिखाने का प्रयास किया हो तो जो अतिक्रमण करने की सोच रखते थे उनको मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया, और सेना के साथ पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी खड़े थे। प्रधानमंत्री जी सीमा पर भी गए, रक्षा मंत्री जी भी गए और सेना का मनोबल भी बढ़ाया। लेकिन उस समय राहुल गांधी जी चाइनीज अधिकारियों के साथ क्या प्लानिंग बना रहे थे देश को आज तक नहीं बता पाए, क्या खा रहे थे और क्या बुन रहे थे देश को नहीं बता पाए। लेकिन मोदी जी सेना के साथ और हमारी सेना बॉर्डर पर पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। अरे राहुल गांधी जी, आपने तो हमारी सेना का अपमान तब भी किया जब उन्होंने चीन के अतिक्रमण को मुंह तोड़ जवाब दिया। आपने तो, आपकी पार्टी और बाकी दलों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रशंसन खड़े किए और हमारे जवानों की हौसलों को पस्त करने का एक तरह से प्रयास किया गया। बार बार भारतीय सेना को नीचा दिखाने का काम कभी कांग्रेस ने छोड़ा नहीं, और बयान को भी तोड़ मरोड़ कर जिस देश के दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन ने चंदा लिया हो, आज भी उसी के लिए बोलते हैं राहुल गांधी जी। आज एक ऐसे पड़ोसी देश को कमजोर बताते हैं जहां के आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। राहुल गांधी जी की वाणी से क्या निकलता है सबको पता चल रहा है, क्योंकि आज तक ना वो राजीव गांधी फाउंडेशन में लिए गए चाइनीज चंदे का जवाब दे पाए, ना चाइना के अतिक्रमण के समय चाइना के अधिकारियों के साथ वो क्या कर रहे थे जब देश भारतीय सेना के साथ खड़ा था। तो ये इस बात का जवाब अभी भी उनको देना है। तो मैं एक बार फिर कहता हूं, जो मोदी जी ने कहा था, ना आंख झुकाकर ना आंख उठाकर बात करेंगे आंख मिलाकर। आपकी बार किसान सरकार मुद्दे अगला भी प्रोग्राम है यार, 4 बजे वहां पे भी तो आना आपने। चले आइए सर, चलिए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ पर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं तेलंगाना को लेकर, क्योंकि तेलंगाना में राज्य सरकार का उतना सहयोग नहीं मिला। हालांकि केंद्र सरकार ने तमाम उपलब्धियां भी अपनी यहाँ पर दिखाई हुई हैं, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से पूरे देश में जो विकास की इबारत लिखी जा रही है उसमें एक कड़ी में तेलंगाना, क्योंकि वहां पर राज्य सरकार का उतना सहयोग नहीं मिला, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार ने किस तरह से तेलंगाना का पूरा ध्यान रखा
और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से लोगों की मदद की है तेलंगाना में जाकर, और जो विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो चलाई गई, और उसी के एवज में लगातार जो स्थितियां थी वो पहले से बेहतर होती लोगों के बीच नजर आ रही है। इस पर तमाम पॉइंट्स भी उन्होंने यहां पर गिनवाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहां पर जो तेलंगाना की सरकार है वो साफ तौर पर मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम करप्शन यहां पर देखने को मिला है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि विकास की कई योजनाएं हैं जिस पर तेलंगाना को लाभ हुआ है, और 2.25 लाख पक्के मकान दिए गए हैं, 25,000 मीट्रिक टन अनाज दिया गया है। यहाँ के लोगों को, रेडी पटरी वाले जो हैं उनको 5,000 करोड़ से ज्यादा सीधे उनके अकाउंट में वो धन गया है। एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, रेलवे प्रोजेक्ट्स सरकार लगाना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार की जो सहयोग है राज्य सरकार का वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये सब चीजें थोड़ा सा पीछे रह गई, और इन सब से रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बेहतर होता, लेकिन सरकार जिस तरह से राज्य सरकार का जो सहयोग नहीं मिला उसकी वजह से रह गया। लेकिन केंद्र सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और तेलंगाना के लोगों को लगातार लाभ मिल रहा है। बहरहाल यहाँ एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं।